Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम BPCC 103 इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यूनिट 5 के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस क्या होती है और कितने टाइप के इंडिविजुअल टेस्ट हमने पढ़े, ग्रुप टेस्ट हमने पढ़े। ये थे कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर हमने जो असेसमेंट्स है, इंटेलिजेंस असेसमेंट, उसको डिवाइड करा था दो ब्रॉड कैटेगरीज में कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, साथ में जो हमारा टेस्ट है उसका जो कंटेंट है, ठीक है, उस कंटेंट का क्या नेचर है, उसके बेसिस पर हमारे पास डिफरेंट टेस्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर हमारे पास दो टेस्ट है, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट, दो कैटेगरी है। वैसे ही नेचर ऑफ कंटेंट के बेसिस पर कि हमारे पास जो भी हमारे पास टेस्ट है उसके कंटेंट का नेचर कैसा है, उसके बेसिस पर भी हमारे पास डिफरेंट टेस्ट है। तो अब हमने ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट वो तो हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे कि कंटेंट के नेचर के बेसिस पर कौन कौन से टेस्ट है। वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है, कल्चर फेयर टेस्ट, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। साथ में हम इसमें पढ़ेंगे कि जो भी हम इंटेलिजेंस असेसमेंट करते हैं उसमें क्या इश्यूज़ आते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है, कवर करना है, वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। अब वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट क्या है? वर्बल टेस्ट क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वर्बल यानी कि कुछ वर्ड्स होंगे इसमें। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ द वन इन विच लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इन इट। कि हमारे पास इसमें लैंग्वेज होती है, वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, यहाँ पे लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है। ठीक है, आपके पास कोई एक पूरा सेंटेंस होगा, उसके लिए ऑप्शंस भी हो सकते हैं, बिना ऑप्शन के भी हो सकता है, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज का काफ़ी यूज़ किया जाएगा। वो होता है वर्बल टेस्ट, जिसमें कि हमारा जो ये वर्बल इंटेलिजेंस होती है हमारी, कि वर्बल इंटेलिजेंस में क्या देखा जाता है कि हमारी एबिलिटी कि हम कितने अच्छे से किसी भी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम को, कोई भी लैंग्वेज में बेस्ड कोई प्रॉब्लम है उसको हम कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, साथ में उसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम रिक्वायर, अब प्रॉब्लम्स कौन सी लैंग्वेज में कौन सी प्रॉब्लम होती है कि हम वर्बल इन्फॉर्मेशन को कितनी अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, साथ में जो भी लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग हो गई, ठीक है, जैसे कि वर्बल एनोलॉजीज, ये सबको हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब इसमें असेस करते हैं हमारी ये प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं, जिसमें कि हमारी वर्बल जितनी भी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स होगी, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम भी हमारे क्या असेस करती हैं कि हमारी क्या एबिलिटी है कि हम वर्बल रीजनिंग को कैसे सॉल्व करते हैं, लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, हमारी ये एबिलिटी इसमें असेस करी जाती है। अब जो हमने पहले पढ़ा था कि बिनेट साइमन स्केल है, ठीक है, और भी कुछ स्केल्स थे जो पहले के टाइम में बनाए गए थे, वो बहुत ज़्यादा वर्बल आइटम्स के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ करा जाता था। तो जिनको भी वो लैंग्वेज आती थी जिसमें वो टेस्ट बनाया, तो उनकी तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आती थी, उनके स्कोर्स अच्छे आते थे। बट जिनको वो लैंग्वेज नहीं आती, बेशक उन्हें पूरा टेस्ट अगर वो उन्हीं की पर्टिकुलर लैंग्वेज में उनको दिया जाए तो वो बहुत अच्छा उसमें स्कोर कर सकते हैं, बट किसी और लैंग्वेज में उन्हें दिया जाए तो वो नहीं कर पाते। तो वहाँ पे बिनेट साइमन स्केल में और भी जो पहले की स्केल से, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें देखा गया कि भाई इन लैंग्वेज की वजह से, जिनकी लैंग्वेज स्किल अच्छी नहीं है, ठीक है, उनका इंटेलिजेंस टेस्ट में जो स्कोर है वो बहुत कम आता है। तो वो स्कोर क्यों कम आ रहा है? सिर्फ उस लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि उसमें वो लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा करा जा रहा है। इस वजह से आगे चल के बहुत जो साइकोलॉजिस्ट है उनको ये लगा कि भाई हमको ये चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, और जो भी ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, या फिर जिनको स्पीच और हियरिंग में इम्पेयरमेंट है, ठीक है, स्पीच और हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उनके लिए ये टेस्ट अप्रोप्रिएट है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्बल स्किल्स में एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, वर्बल स्किल्स को एम्फेसाइज कर रहे हैं। इस वजह से आगे चलकर के बहुत सारे ऐसे टेस्ट बनाए गए जो कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे हमने वेस्लर के स्केल में पढ़ा था कि जब हमने वेस्लर का स्केल पढ़ा था, वेस्लर का स्केल, तो उसमें भी वेस्लर ने क्या बताया था कि भाई जो बिनेट साइमन स्केल है, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल है, उसमें भी क्या वर्बल आइटम्स पे ज़्यादा फोकस करा गया। तो वेस्लर ने अपने स्केल में इस चीज़ को इंप्रूव करा था कि उसने वर्बल आइटम्स भी रखे, साथ में उसी के बराबर उसने परफॉर्मेंस आइटम्स भी रखे, ताकि जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है उसको भी हम लोग असेस कर सके। तो वेस्लर स्केल, कॉफमैन स्केल, दास-नेग्लायर टेस्ट, और भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, मल्टी लेवल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि हम जो नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस है उसको भी असेस कर सकते हैं। नॉन वर्बल सब टेस्ट है इसके अंदर। तो ये था वर्बल टेस्ट के बारे में। अब जो नॉन वर्बल टेस्ट है ये होते क्या है? नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हैव द एबिलिटी टू एनालाइज विजुअल इन्फॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स विदाउट नेसेसरी यूजिंग वर्ड्स। यानी कि नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होता है, लैंग्वेज का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता, वर्ड्स का, सेंटेंसेस का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता। वहाँ पे हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन की जो भी हम ब्लॉक्स देख रहे हैं, जो भी हम डिज़ाइंस देख रहे हैं, उस सब के बेसिस पर हमारी एबिलिटी को एनालाइज करा जाता है, हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन को, और जो भी हम चीज़ें देख करके क्या सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी, उसको हम कितने अच्छे तरीके से सोल्व कर पा रहे हैं बिना किसी वर्ड्स का यूज़ करे हुए, ये हम उसमें असेस करते हैं। हमारी ये एबिलिटी उसमें असेस करी जाती है। द टास्क में इन्वॉल्व द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज विजुअल सीक्वेंस, हमें विजुअल सीक्वेंस असेस करना पड़ता है, हमारी ये एबिलिटी इसमें इन्वॉल्व आती है, ये सारे टास्क आते हैं। अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन विजुअल कंसेप्ट्स,
ठीक है। तो वो सारी हमारी जो एबिलिटीज़ हैं वो इसमें देखे जाते हैं, विजुअल एनोलॉजीज। जैसे हमने पहले वर्बल टेस्ट में देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ब्लैक, ठीक है। अब ब्लैक है, यहाँ पे लिखा है ब्लैक, और इसी के साथ में मैंने क्या जोड़ा है, कलर। अब यहाँ पे नीचे लिखा है एप्पल, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो जगह खाली है यहाँ पर क्या आएगा। अब जिसको भी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, जिसको भी ये है वर्बल एनोलॉजी। यहाँ पे मैंने लिखा ब्लैक, ब्लैक के साथ में क्या एसोसिएट हुआ है, कलर। यहाँ पे लिखा है एप्पल, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो जगह खाली यहाँ पर आएगा फ्रूट, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने कोई वेजिटेबल का नाम लिखा होता, यहाँ पर मैंने लिखा होता पोटैटो या टोमेटो, तो यहाँ पर हम लिखते वेजिटेबल। तो ये हो गई वर्बल एनोलॉजी। लेकिन इसी की जगह पर अगर मैं यहाँ पे कलर बना दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का एक डॉट बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट, ठीक है। तो भी उस पर्सन को क्या समझ में आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्लैक कलर की डॉट है, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स है। और यहाँ पे मैंने एक एप्पल बना दिया, और ऑप्शन में क्या है, मेरे पास बहुत सारे एप्पल्स का ग्रुप है, बहुत सारे फ्रूट्स का ग्रुप है, बहुत सारे वेजिटेबल्स का ग्रुप है। तो उसमें क्या सिलेक्ट करेगा कोई भी बच्चा, कोई पर्सन क्या सिलेक्ट करेगा, बहुत सारे वेजिटेबल्स को या फिर बहुत सारे फ्रूट्स को, जो भी यहाँ पर फ्रूट बना होगा या वेजिटेबल बनी होगी उसके रिगार्डिंग। तो जब मैंने वर्ड्स का यूज़ करा है, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करा है, वहाँ पर क्या होगा कि वो हो गई हमारी वर्बल एनोलॉजी, ठीक है। वर्बल वर्ड्स का यूज़ करा हुआ है। अब जिनको लैंग्वेज नहीं आती, या फिर जिनको स्पीच में प्रॉब्लम है, या फिर कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, वहाँ वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, वहाँ पर क्या है कि हम उनको वर्ड्स की जगह पर इमेजेस, ठीक है, ब्लॉक्स, डिज़ाइंस, ये सब दिखा करके फिर उनकी जो विजुअल एनोलॉजी है उसको टेस्ट करते हैं। अब आगे इसमें की जो अर्लीस्ट नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट है वो सैगविन फॉर्म बोर्ड ने दिया था 20th सेंचुरी में। और आकर के आगे चल करके और भी बहुत सारे टेस्ट है, जैसे कि कॉज ब्लॉक टेस्ट, कॉज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। अब यहाँ पे ब्लॉक आ रहा है कि यहाँ पे हमने ब्लॉक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करा हुआ है। और फिर है पॉर्टिस मेज टेस्ट, यहाँ पे मेज का यूज़ करा हुआ है नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस है उसको असेस करने के लिए। एक आर्मी बीटा टेस्ट था, ठीक है। आर्मी बीटा टेस्ट में क्या था, कि देखो आर्मी वर्ड आ रहा है और बीटा टेस्ट है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो उस टाइम पर क्या है कि जो भी ऐसे आर्मी ऑफिसर्स थे जो कि इलिटरेट है, ठीक है, जो इलिटरेट है या फिर नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, उनको भी हमको आर्मी में ज्वाइन करवाना था, ठीक है, उनका सिलेक्शन करना था। तो उसके लिए हमारे पास वर्बल जो टेस्ट था वो तो उनके लिए था जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है, या फिर जिनको पढ़ना लिखना आता है, जो लिटरेट है, उनके लिए था आर्मी अल्फा टेस्ट। अब जो आर्मी बीटा टेस्ट था ये उन लोगों के लिए था जिनको आर्मी में तो आना है, जो है इस काबिल कि आर्मी में आ सकता है, एप्टीट्यूड है उनका, बट वहाँ पर क्या है कि उनको वो इलिटरेट है, फिर उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उनके लिए नॉन वर्बल टेस्ट डिज़ाइन करा गया था जिसको बोलते हैं आर्मी बीटा टेस्ट, जिसमें कि उनकी विजुअल, परसेप्चुअल और मोटर टेस्टिंग की जाती थी, असेस करते थे। साथ में हमने कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट पहले पढ़ा था कि वहाँ पर भी ये भी क्या है, कल्चर फेयर है, ठीक है। कल्चर फेयर है कि इसमें भी जितना हो सका था कि कल्चर का जो इंटरफेरेंस है या फिर उसका इन्फ्लुएंस है उसको हटाया गया था, ठीक है। कोशिश करी गई थी कि वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना करे। अब कल्चर फ्री कभी भी कोई टेस्ट नहीं हो सकता, कल्चर का इन्फ्लुएंस ही ना हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसमें लैंग्वेज यूज़ करी गई थी, बट बहुत ज़्यादा ये कल्चर फेयर था कि हम जो जितने भी नॉन वर्बल जितने भी इंटेलिजेंस हम उसको असेस कर सकते हैं। और रैवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हमने पढ़ा, ये भी सारे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है जो हमने पहले पढ़े हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कल्चर फेयर टेस्ट। अब ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था पहले से कि कल्चर फेयर टेस्ट क्या होता है, कि बिटवीन एनी टू कल्चर ग्रुप्स देयर आर कल्चर डिफरेंसेस। अब कोई भी दो कल्चर है, जैसे हमारे इंडिया में डिफरेंट कल्चर है, ठीक है, हर स्टेट में, आप दूसरे स्टेट में चल जाओ डिफरेंट कल्चर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक से दूसरे कल्चर में, दो डिफरेंट कल्चर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, दो कल्चर के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। अब अगर हमें एक ही टेस्ट ऐसा बनाना है जो सबके लिए अप्रोप्रिएट हो, तो वो क्या होना चाहिए, कल्चर फेयर होना चाहिए। कल्चर फेयर होना चाहिए, जो डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स है उनकी वैल्यूज़, उनकी डिमांड्स, उनकी मोटिवेशन फैक्टर्स जितने भी है, उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है एक दूसरे से। तो हमें अगर किसी भी इंडिविजुअल को असेस करना है, अब हम हर एक पर्सन के लिए अलग अलग टेस्ट तो नहीं बनाएंगे ना, तो वहाँ पर क्या कि अगर हमें इंडिविजुअल्स को असेस करना है, डिफरेंट कल्चर्स के इंडिविजुअल्स को एक बारे में, तो हमारे पास एक कल्चर फ्री टेस्ट की ज़रूरत थी हमें। बट कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं हो सकता कि जो कि बिल्कुल कल्चर फ्री हो, जिसमें कल्चर का इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से इसका नाम बदल करके आगे चल के कल्चर फेयर टेस्ट कर दिया गया, ये फ्री वर्ड हटा दिया गया, क्योंकि इनको पता चल गया था भाई कल्चर का तो इन्फ्लुएंस होगा ही, थोड़ा बहुत बेशक हो, हम उसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं बट खत्म नहीं कर सकते, फ्री नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो हमें एक ऐसे टेस्ट की ज़रूरत लगी थी उस टाइम पर, जो भी साइकोलॉजिस्ट है। तो यूजुअली जो कल्चर वेरी अलोंग दी फॉलोइंग पैरामीटर्स। अब एक कल्चर दूसरे कल्चर से, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंट होता है, डिफरेंसेस आते हैं। फर्स्ट क्या है, लैंग्वेज, सिंपल सी बात है, दो डिफरेंट कल्चर्स हैं तो उनके बीच में लैंग्वेज की वजह से वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो अलग अलग होती है, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। सेकेंड है रीडिंग एक्सपीरियंस। Cultures are different with respect to their educational background. Literacy prevails in some cultures. Illiteracy prevails in some cultures.
अब क्या है कि रीडिंग एक्सपीरियंस भी सबका अलग अलग होता है हर कल्चर में, कि किसी में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वो जैसे कि हमने देखा है कि जो तमिलनाडु या फिर साउथ के मोस्टली जो उनका कल्चर है उसमें क्या मोस्टली लोग लिटरेट होते हैं, वहाँ का लिटरेसी लेवल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा उनका ग्राफ का काफ़ी हाई है। तो उनके कल्चर में ये चीज़ है कि उनमें एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। पहले के भी लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पढ़ाया, तो वहाँ पर लिटरेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इलिटरेट लोग उधर बहुत कम मिलते हैं। बल्कि वहीं पे आप दूसरे जो कल्चर्स में चले जाओ, दूसरे स्टेट्स में अगर हम जा करके देखें अपने ही इंडिया में, तो वहाँ पे कई जगहों पर ऐसा क्या है कि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो रीडिंग एक्सपीरियंस भी सबका अलग अलग है, कल्चर टू कल्चर डिफर करता है। थर्ड है स्पीड, द टेम्पो ऑफ डेली लाइफ, मोटिवेशन टू हरी एंड द वैल्यू अटैच टू स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट कल्चर एंड एथनिक ग्रुप्स इवन विद इन अ नेशन। अब यहाँ पे स्पीड से क्या मतलब हो रहा है कि जैसे अगर हम डिफरेंस देखें, जैसे जो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, विलेजेस में रहते हैं, वहाँ की जो लाइफ की स्पीड है, वो लोग जैसे काम करते हैं वो थोड़ा सा हमसे स्लो है, वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी घुलते मिलते भी, एक दूसरे से बात भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, अपने काम को आराम से करते हैं। बट वहीं पे हम चीज़ शहरों में देखें तो सबको भाग दौड़ है, ठीक है, सबको भागना है, सबको जल्दी जल्दी बस अपना काम कंप्लीट करना है, वापस अपने घर पे आना है, सोना है, सुबह फिर उठना है, दोबारा से फिर से काम पे जाना है। तो यहाँ पर क्या है कि स्पीड जो उनकी डेली लाइफ का जो टेम्पो है, डेली लाइफ में जो भी वो हम काम कर रहे हैं, जितने हरी में, वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, विलेजेस में हम जाके देखते हैं तो वो लोग अलग रहते हैं, उनका रहना सहना, उनका जो रहन सहन है, सब कुछ जो डेली लाइफ के जितने भी उनके काम है सब अलग रहते हैं, उनका टेम्पो अलग है, डेली लाइफ की स्पीड अलग है। और यहाँ पर क्या है कि हम अगर शहरों में देखिए या फिर दूसरी कंट्रीज़ में जाकर के देखिए तो उनकी जो डेली लाइफ है वो बहुत अलग है, सब लोग जल्दी में रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मुंबई में सब लोग को जल्दी है, इतना ट्रैफिक रहता है और सब लोग को भागना रहता है उधर, कि बस अपना काम हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तो हर किसी की जो हर कल्चर में भी ये चीज़ और हर एथनिक ग्रुप में ये चीज़ में डिफरेंस आता है। हमारी एक ही नेशन में आ जाता है और हमारी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे जो लोग शहरों में रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ पर क्या है कि उनको उनकी जो डेली लाइफ है सब लोग को भाग दौड़ उनको ये दिखता है। और जब हम वहीं से कहीं दूर, कहीं पहाड़ों में या फिर कहीं गाँव में या फिर छोटे छोटे जो गाँव होते हैं वहाँ पर जाकर के देखिए तो उनकी लाइफ में क्या है, थोड़ा ठहराव रहता है, ठीक है, पोज रहता है, थोड़ा स्लो रहता है। तो ये स्पीड हर किसी की अलग अलग है, हर कल्चर में डिफरेंस है। लास्ट है हमारा इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस, पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस डिफरेंट नेचुरल एंड सोशल फिनोमिना। ये बहुत सिंपल सी बात है कि हर कल्चर के हर लोग अलग अलग रहते हैं। जैसे जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ का जो नेचर है, सोशल जितना भी एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है, हमारे इंडिया में अलग है, और अफ्रीका में या फिर और जब जगह हम जाएँ दूसरे दूसरे कल्चर्स में वो भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफ मैनी कल्चर डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ स्नोफॉल। ठीक है, कई लोगों ने स्नोफॉल ही नहीं कभी देखी होती है, और कहीं तो कंट्री में ऐसा है कि वो स्नोफॉल मतलब उनके यहाँ पे बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन सी बात है। तो वहाँ पर अगर हम टेस्ट में कोई, जैसे हमने कोई इंटेलिजेंस टेस्ट या फिर कोई भी ऐसा असेसमेंट बनाया जिसमें हम उनसे बात ही इस तरीके की करें, स्नोफॉल से रिलेटेड कैसा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्होंने तो कभी उस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं करा है, तो वो तो अलग जवाब देंगे कि हाँ बहुत अच्छी होती होगी, हमें तो बहुत एक्साइटेड है इसको लेकर के। और जिनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन बात है, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उसकी वजह से, कि जिनके घरों के आगे बहुत ज़्यादा बर्फ जम गई है, उनको वो हटानी पड़ती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, ढंग से ट्रैवल नहीं कर पाते, उनकी गाड़ियाँ जो है, कार्स का जो इंजन है वो जाम हो जाता है, तो उनको क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उनका एक्सपीरियंस अलग होगा। ऐसे कल्चर टू कल्चर चीज़ें डिफर करती हैं, एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस की वजह से, स्पीड की वजह से, रीडिंग एक्सपीरियंस की वजह से, लैंग्वेज की वजह से। ये कुछ फैक्टर्स से, कुछ पैरामीटर्स से जिनकी वजह से एक कल्चर और दूसरे कल्चर में डिफरेंसेस आते हैं। और भी हो सकते हैं बट हमारी बुक में इतने ही लिखे हैं। अब टिपिकल कल्चर फेयर इंस्ट्रूमेंट्स, अब कुछ टाइप्स के इसमें कल्चरल फेयर इंस्ट्रूमेंट्स, कल्चर फेयर टेस्ट हमें बताएं, जैसे हमने जो पहले भी पढ़ रखे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इनमें नहीं जाएंगे। फर्स्ट है कल्चर फेयर टेस्ट। कल्चर फेयर टेस्ट क्या है? नॉन वर्बल टेस्ट है, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा है ग्रुप टेस्ट में, वही चीज़ है। दूसरा सेवन प्रोग्रेसिव टेस्ट, ये भी हमने ग्रुप टेस्ट में पढ़ा था। ये भी जो है हमारा लैंग्वेज के इफेक्ट से और स्पीड से दोनों से फ्री है। द टेस्ट कि यहाँ पर क्या, द टेस्ट इन एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स, ये जो टेस्ट है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, इसमें क्या कुछ एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर कल्चर को फेवर नहीं करते हैं। ठीक है, कि सिर्फ वेस्टर्न कल्चर के लिए अप्रोप्रिएट है, हम लोग तो उसे समझ ही नहीं पाएंगे, तो सबके लिए सेम है। तो ये भी काफ़ी कल्चर फेयर टेस्ट है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो टेस्ट है वो क्या है? द लेटर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस स्केल रिवाइज्ड। ठीक है, ये जो वर्जन है ये पब्लिश हुआ था 1940 में। और ये क्यों डेवलप करा गया था? ये भी कल्चर फेयर टेस्ट है। ये डेवलप किया गया था डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ऑफ हवाई, ये बनाया गया था जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं हवाई के, ठीक है, बट लेटर अप्लाई टू सेवरल अफ्रीकन ग्रुप्स। कि पहले ये सिर्फ हवाई के लोगों के लिए बनाया गया था, वहाँ पे जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं सिर्फ उनको असेस करने के लिए बनाया गया था, उनके जो इंटेलिजेंस है उसको असेस करने के लिए, बट आगे चल करके इसको जितने भी डिफरेंट अफ्रीकन ग्रुप्स हैं उनके लिए भी यूज़ करा जाने लगा। द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस टेस्ट was almost elimination of verbal instructions and absence of any time limit। अब ये दूसरे टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है कि यहाँ पे जितने भी वर्बल इंस्ट्रक्शन थे ना, और जितने भी टेस्ट हमने कल्चर फेयर टेस्ट भी पढ़े थे, तो वहाँ पर भी हमने क्या देखा था कि सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस थे ना, वो उसमें लैंग्वेज का यूज़ करा गया था कि हमने क्या करना है इस टेस्ट में, किस तरीके से परफॉर्म करना है। वहाँ पर वर्बल इंस्ट्रक्शन से यानी कि लैंग्वेज का यूज़ करा गया था, इसमें वो भी एलिमिनेट हुआ है। एंड अब्सेंस ऑफ एनी टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर टास्क कितने टाइम में करना है, इसको टाइम लिमिट भी नहीं है।
द टेस्ट इज़ इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड, इस टेस्ट को हम इंडिविजुअल भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। द टेस्ट कवर्स 4 डोमेन्स ऑफ फंक्शंस। अब इस टेस्ट के अंदर 4 डोमेन्स आते हैं, ठीक है, 4 ऐसे एरियाज आते हैं जो ये असेस करता है, हमारी मेमोरी, हमारा अटेंशन, हमारी विजुअलाइजेशन और रीजनिंग। ये 4 चीज़ों को हम असेस कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। ये एक इंडिविजुअल टेस्ट हो गया, ग्रुप टेस्ट नहीं है, इंडिविजुअल टेस्ट है। और इसमें क्या है कि हमारे 4 डोमेन्स को हम लोग असेस करते हैं किसी भी पर्सन में, वो भी नॉन वर्बल टेस्ट के थ्रू, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के थ्रू। लास्ट है इसमें ड्रॉ अ मेन टेस्ट। ड्रॉ अ मेन टेस्ट क्या है, ये गुड इनफ ने दिया था 1926 में। इट्स रिवाइज्ड वर्जन द गुड इनफ हैरीज ड्राइंग टेस्ट, और इसका जो रिवाइज्ड वर्जन है वो गुड इनफ हैरीज ड्राइंग टेस्ट जो कि 1963 में आया था। अब इसमें डिफरेंट अप्रोचेस का यूज़ करा गया। द टेस्ट टेकर इज आस्क्ड टू मेक अ पिक्चर ऑफ अ मैन। इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन है, जो भी टेस्ट टेकर है, उसको हम बोलते हैं भाई एक तुम्हें पिक्चर बनानी है, किसी भी एक पर्सन की, किसी भी एक मैन की पिक्चर तुम्हें ड्रॉ करनी है, जब इसका नाम है ड्रॉ मैन टेस्ट। द टेस्ट इंस्टेड ऑफ आर्टिस्टिक स्किल एम्फसाइज ऑन द चाइल्ड्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व एक्यूरेटली एंड थिंक कंसेप्चुअली। कि यहाँ पर क्या देखा जाता है कि उसने सारे बॉडी पार्ट्स, अब ये नहीं देखा जाता उसने कितना सुंदर इंसान बनाया है या फिर ये कितनी अच्छी उसकी ड्राइंग है, ये सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हमको बस ये पूरा देखना होता है कि उसने बॉडी पार्ट सही बनाया है क्या। क्रेडिट गिवन फॉर इंक्लूजन ऑफ बॉडी पार्ट सारे सही होने चाहिए, कपड़े किस तरीके के उसने पहनाए हैं उसको, और प्रोपोर्शन क्या कि एक हाथ बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, दूसरा हाथ छोटा कर दिया, या फिर हाथ तो बहुत ज़्यादा बड़े कर दिया, फिर बहुत ज़्यादा छोटे कर दिए, या फिर गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी कर दी, ये चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। एंड पर्सपेक्टिव एटसेट्रा, और क्या सोच कर किसने इस इंसान को बनाया है, कैसे उसके बाल हैं, कैसे कैसे उसने उसको कपड़े पहनाए हैं, ठीक है, क्लोथिंग किस तरीके की करी है, वो सारी चीज़ उसमें ध्यान दी जाती है और उसी के बेसिस पर उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं, क्रेडिट्स दिए जाते हैं, ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड स्कोर्स। और जो भी उनको क्रेडिट पॉइंट दिए जाते हैं उसी के बेसिस पर उनकी स्कोरिंग करी जाती है, स्टैंडर्ड स्कोर्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये वाला पूरा टेस्ट बनाया जाता है कि टेस्ट टेकर को बोलता है भाई तुम्हें कोई भी एक मैन बनाना है, ठीक है, ड्रॉ करना है उसको, और उसकी ड्राइंग स्किल से अलावा उसने सारे बॉडी पार्ट्स सही तरीके से बनाए हैं, 3 आँखें नहीं बना दी हैं, ठीक है, और सारे बॉडी पार्ट सही तरीके से हैं, और सारे उसकी क्लॉथिंग किस तरीके की है, किस तरीके का प्रोपोर्शन उसने सारी बॉडी पार्ट्स को दिया है, ये सारी चीज़ें के बेसिस पर उनको क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनको आगे चल करके हम लोग स्टैंडर्ड स्कोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा कल्चर फेयर टेस्ट। हमने नॉन वर्बल टेस्ट, कल्चर फेयर टेस्ट, वर्बल टेस्ट सब सारे हमने कवर कर लिया। अब हमारा जो इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है इश्यूज़ इन इंटेलिजेंस टेस्टिंग, कि जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं, क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। तो हम इश्यूज़ को पढ़ते हैं सीधे डायरेक्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट हैव बीन फाउंड टू बी यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग मेनली अकेडमिक अचीवमेंट। जो चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी है कि मेनली जो इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ करा जाता है वो सिर्फ अकेडमिक अचीवमेंट, कि हम स्कूल में कितने अच्छी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में कितने अच्छे स्कोर्स लेकर के आ रहे हैं, इस सब के ऊपर ज़्यादा बेस्ड रहती है। इस सबको ज़्यादा प्रिडिक्ट करती है कि किसी का इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या स्कोर है, कि वो अपनी स्टडीज़ में कितना अच्छा रहेगा, एकेडमिक्स में कितना अचीव कर सकता है। इंटेलिजेंस टेस्ट फाइंडिंग्स कैन बी यूज टू हेल्प स्टूडेंट्स फाइंड आउट देयर लेवल इन डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़, और उनकी लर्निंग में और मेमोरी में और डिफरेंट जो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो कितनी अच्छी, वो हम उसका पता लगा सकते हैं, ये चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पर हम डिफरेंट ट्रेनिंग और क्या रेमिडियल प्रोग्राम्स हम लोग बना सकते हैं। जैसे किसी का स्कोर बहुत ज़्यादा कम आया है, ठीक है, 70 से मतलब मान लो 70 to 75 के बीच में आया है, तो वो बॉर्डर लाइन हो गया, ठीक है, बॉर्डर लाइन हो गया वो। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो 70 से कम तो नहीं गया, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड तो नहीं हुआ है, बट बॉर्डर लाइन पर है। तो वहाँ पर क्या होगा कि उसको थोड़ी तो प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए हम रेमेडीज़ बना सकते हैं कि कैसे हम उसको सिखाएं कि उसको चीज़ें दूसरों की तरीके से ही, जो ज़्यादा अच्छे से, जो एवरेज स्टूडेंट है उन्हीं के बराबर उसको समझ में आ सके। तो वहाँ पर हम डिफरेंट रेमेडीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। Given the benefits of intelligence testing, there is also the issue of labeling a child based on the test findings. अब ये तो एक अच्छी बात लग रही है कि हम रेमेडीज़ बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस इंटेलिजेंस टेस्ट के बेसिस पर हमने किसी एक चाइल्ड को लेबल कर दिया कि हाँ भाई ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, तो ये चीज़ें सीख ही नहीं सकता, ठीक है। किसी का स्कोर जो 25 से भी कम आया तो वहाँ पर हम क्या मान लेते हैं भाई ये तो सीख ही नहीं सकता। तो ये भी किसी की प्रॉब्लम है कि हमने टेस्ट के बेसिस पर, इंटेलिजेंस टेस्ट के बेसिस पर उस चाइल्ड को लेबल कर दिया, लेबलिंग उसके ऊपर कर दी कि हाँ भाई ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, ये गिफ्टेड है, ऐसे अलग अलग कर दिया, उनको डिफरेंशिएट कर दिया। अ चाइल्ड हु हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट में बी लेबल्ड एज डल और इनकम्पिटेंट। अब किसी का स्कोर कम आ गया है, मान लो उसको मोटिवेशन नहीं दी कि उसको टेस्ट करना है, या फिर कोई भी मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका स्कोर कम आया है, ठीक है, लैंग्वेज की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से। तो वहाँ पर हमने सिर्फ उस टेस्ट के बेसिस पर उसको डल मान लिया, हाँ भाई ये तो सीख नहीं पाएगा, फिर तो एवरेज से कम है या फिर सिर्फ एवरेज है। तो ऐसे हमने उसको सिर्फ उस टेस्ट के बेसिस पर हमने उसको एनालाइज कर दिया, उसके ऊपर लेबलिंग कर दिया। हो सकता है उसका स्कोर किसी और रीज़न की वजह से कम आया हो, ठीक है, हमने उस पर ध्यान ना करके सिर्फ उसकी स्कोरिंग पर ध्यान दिया। तो ये एक स्टिग्मा सा बन जाता है उन बच्चों के लिए और फैमिली के लिए कि अगर हम किसी पेरेंट को बोले भाई ये तो बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, तो उनके फैमिली वाले क्या सोचेंगे, वो बच्चा क्या सोचेगा भाई मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ और शायद मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये सब चीज़ें उसके पेरेंट्स भी ये सब चीज़ें सोचते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि इस इंटेलिजेंस टेस्ट का मिसयूज़ भी करते हैं।
मे डू मोर हार्म देन गुड टू द चाइल्ड, और काफ़ी इसका मिसयूज़ भी करा जा सकता है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि इंटेलिजेंस टेस्ट हमें, एक तो इंटेलिजेंस टेस्ट हमें सिर्फ जो एकेडमिक जो इंटेलिजेंस है, फिर एकेडमिकली वो पर्सन कितना अचीव कर सकता है, इसको प्रिडिक्ट करता है सिर्फ सिर्फ एकेडमिकली, मोस्टली एकेडमिकली, ठीक है। साथ में अगर हम किसी को लेबल कर देते हैं, ठीक है, तो इसका ज़्यादा मिसयूज़ करा जाता है कि किसी की मान लो स्कोर्स कम आ गए हैं किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा हो बट किसी भी रीज़न की वजह से उसके अगर स्कोर कम आ गए हैं तो उसके ऊपर एक लेबलिंग करी जाती है, कर दी जाती है कि भाई हाँ ये तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, ये तो नॉर्मल नहीं है, ये तो एब नॉर्मल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो उसकी वजह से उस बच्चे को जो फ़ायदा हो सकता था उल्टा उसको नुकसान हो गया उसका। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, मतलब कि ये एक इशू आ जाता है उसमें। कम्प्लीटली ड्रॉबैक नहीं है, कई लोगों के लिए फ़ायदा भी होता है कि उनको सरकार की तरफ से बहुत सारी जो है सुविधाएं दी जाती हैं, बहुत सारे उनके बेनिफिट्स हो जाते हैं, ठीक है, बट लोग इसको गलत तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये भी एक इशू है। सेकेंड क्या है, देयर हैज़ बिन क्वेश्चंस रेज्ड विद रिगार्ड टू वैलिडिटी ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट ऑल्सो, कि कौन सा कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो कितने वैलिड है, इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इट इज़ पॉइंट आउट दैट IQ test measure factors other than intelligence like environmental factors such as quality of education, exposure to stimulation, prior knowledge of information on the test, and the individual test taking skills, etc. अब इसमें क्या है कि जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि उस टेस्ट की वैलिडिटी को लेकर के, इंटेलिजेंस टेस्ट की वैलिडिटी को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से स्कोर कम भी आ सकता है, तो उसकी वजह से स्कोर ज़्यादा भी आ सकता है। हो सकता है कि जो भी पर्सन था उसको पहले से उस टेस्ट के बारे में ज़्यादा पता था, उसको नॉलेज थी उस चीज़ के लेकर के, ठीक है, स्टिमुलेशन का काफ़ी एक्सपोजर था, उसको पहले से पता था कि टेस्ट में क्या क्या कंटेंट है, कैसे हम उसको ले सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसमें। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से उसका स्कोर हो सकता है बहुत ज़्यादा भी आए या फिर कम भी आ सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। तो उसकी वैलिडिटी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन उठाया जाता है। If all these non-intelligent factors are responsible for individual differences in IQ scores, then it comprises the accuracy of IQ test. In such cases, the use of IQ test as part of diagnosis of intellectual diseases and learning disability may not give the correct picture. यानी कि अगर किसी पर्सन को पहले से पता है कि हाँ भाई ये टेस्ट होने वाला है मेरा, तो मैं उसकी पहले से तैयार करके जाऊँ, या फिर मैं पहले से चेक करूँ कि भाई क्या क्या कंटेंट आता है, उसकी मैं प्रैक्टिस कर लूँ पहले से बैठ करके। तो अगर हम किसी की क्लिनिकल डायग्नोज हम किसी का बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा उसमें इशू हो सकता है कि हमें जो एक करेक्ट पिक्चर ना मिले, करेक्ट डायग्नोज ना मिले, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो नॉन इंटेलिजेंट फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि पर्सन ने पहले से देख के रखा था, ठीक है, या फिर उसने उसका जो टेस्ट टेकिंग स्किल है, फिर किसी ने उसको पहले से सिखा दिया था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे तुम्हें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे कर लो, या फिर इस तरीके से इसको सीख लो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से इसकी वैलिडिटी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन उठाया जाता है और हमें करेक्ट पिक्चर नहीं मिल पाती। थर्ड है हमारा, इंटेलिजेंस इज़ नॉट लिमिटेड टू IQ अलोन। अब हमने पहले पढ़ा कि भाई सिर्फ IQ स्कोर के ऊपर हम बेस नहीं कर सकते ना किसी की इंटेलिजेंस। द IQ टेस्ट मेजर ओनली अ पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉम्पिटेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि वो टोटल क्या है, एक एवरेज हम निकालते हैं कि वो ह्यूमन बींग में कितनी इंटेलिजेंस टोटल, मतलब हमें कंप्लीट स्कोर नहीं मिलता बट एक एवरेज हमें अराउंड मिल जाता है। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन सेवरल अदर एस्पेक्ट्स। अब सिर्फ हमें, जैसे हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंटेलिजेंस टेस्ट का मोस्टली क्यों यूज़ करा जाता है कि एकेडमिकली कौन कितना अचीव कर सकता है इस चीज़ को प्रिडिक्ट करता है, बट वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा लाइफ में, वो चीज़ हम इसकी बेसिस पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमारी सोशल कॉम्पिटेंसी क्या है, हम कितने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, हमारी क्रिएटिविटी, साथ में हमारा इमोशनल क्वेश्चन, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होती है जिसको हम असेस करना पड़ता है। ये हमारी सक्सेस के लिए काफ़ी डिपेंडेबल होती है, मतलब हमें सक्सेस इन सब चीज़ों की वजह से मिलती है, ना कि सिर्फ हमारे IQ स्कोर की वजह से। फर्दर द ट्रेडिशनल IQ टेस्ट में नॉट रिकॉग्नाइज दी अदर काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल एज प्रपोज बाय गार्डनर, जैसे कि गार्डनर ने भी बताया था, गार्डनर ने 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई थी कि भाई इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही नहीं होती है कि हमने एक टेस्ट से डिफरेंट जो दुनिया भर की इंटेलिजेंस है सबको पता लगा लिया। हमारी 9 टाइप्स की डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस होती है, तो हमें अलग अलग असेस करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि जो इंटेलिजेंस होती है वो सिर्फ एक अकेला स्कोर हमें बता देती है, फिर ये प्रिडिक्ट करती है कि अकेडमिकली हम कितना स्कोर करेंगे, बट हमारे लाइफ में हम कितने सक्सेसफुल होंगे ये नहीं बता सकती। तो ये एक इशू है। लास्ट क्या है, सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट मोस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आर बेस्ड अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स। ये टेस्ट क्या कह रहा है, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स से, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये क्रिटिसाइज़ करा था कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होती है ना वो कुछ सर्टेन ग्रुप्स के ऊपर ही लिए। तो इसमें इस पॉइंट में क्या है कि बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी करा था इंटेलिजेंस टेस्ट को। उनका मानना था कि भाई ये ना किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ही बनाया गया है इंटेलिजेंस टेस्ट, सबके लिए नहीं है, सबके लिए वैलिड नहीं है, सबके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ही है। और ये मोस्टली वो लोग मानते थे जो वेस्टर्न जो सोसाइटी है उससे अलग थे, ठीक है, मेन स्ट्रीम जो वेस्टर्न सोसाइटी उससे अलग थे, उनका ये मानना था। क्योंकि जो लैंग्वेज है, नेचर ऑफ दिस टेस्ट आइटम्स में क्रिएट प्रॉब्लम्स इन एस्टिमेटिंग इंटेलिजेंस ऑफ पीपल फ्रॉम नॉन वाइट कल्चर। मतलब उनका ये मानना था कि ये सिर्फ जो वाइट पीपल हैं उन्हीं के लिए टेस्ट बनाया गया है, जो नॉन वाइट पीपल हैं, जो नॉन वाइट कल्चर के लोग हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। जो इसकी लैंग्वेज है, जो टेस्ट का कंटेंट है वो इस तरीके का है। फॉर इंस्टेंस, tribals have rich source of indigenous knowledge, but they may not perform well on the standard test of intelligence. The reason is that the tests do not reflect their context, knowledge and culture.
ठीक है। जैसे इसमें जैसे बात बताई गई है कि जो वेस्टर्न कल्चर है, तो इस कंटेंट में उसी तरीके का नेचर है, मतलब ये जो टेस्ट है इसमें उसी तरीके का कंटेंट है, कंटेंट का नेचर इस तरीके का है कि वो लोग इसको ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाए, क्योंकि उसमें उन्हीं से रिलेटेड नॉलेज, उन्हीं से रिलेटेड, उनके कल्चर से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, कंटेंट है। बट जो इंडियन पीपल हो गया, फिर जो दूसरा कल्चर हो गया, उनके लिए इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि उनसे रिलेटेड, उनके कल्चर से रिलेटेड बातें उसमें नहीं है, या फिर ऐसे कल्चर से रिलेटेड बातें हैं जो कि हमें पता ही नहीं है। इंटेलिजेंस लास्ट क्या है, इंटेलिजेंस टेस्टिंग फॉर इन्फेंट्स एंड प्री स्कूलर्स हैव ऑल्सो बीन क्वेश्चन फॉर इट्स सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी एंड प्रिडिक्टिव वैल्यू। अगर हम इन्फेंसीज के लिए, ठीक है, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स के लिए, प्री स्कूलर्स के ऊपर जब हम इसको असेस करते हैं, उनकी इंटेलिजेंस को असेस करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी सेंसिटिविटी को लेकर के, कि वो कितना एक्यूरेट स्कोर दे रहा है उसको लेकर के, और जो वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि अकेडमिकली कितना अच्छा स्कोर करेंगे नहीं करेंगे, उसकी जो वैलिडिटी है और कितना रिलायबल है ये टेस्ट, उस सबको लेकर के काफ़ी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये थे हमारे सारे इश्यूज जो कि हमें इंटेलिजेंस टेस्टिंग में आते हैं। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर वो इधर खत्म होता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन रहते हैं पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।